नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो 16 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है टोटल 2 शिफ्ट में। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं दोनों शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी जीके के क्वेश्चंस। पहले देखने वाले हैं 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 38 एग्जैक्ट हुबहू सवाल। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 16 जनवरी के प्रथम पारी में पूछे गए सभी टोटल 40 के 40 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। मतलब सवाल से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन और फैक्ट कवर करेंगे जो कि आने वाले सेट में बन सकते हैं। आज भी काफ़ी सवाल रिपीट हुए, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड इन दोनों ही पारियों की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 38 जीके के क्वेश्चंस। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम होना या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तो वो सभी कैंडिडेट डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाओगे। तो 9 वर्ष पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है एक धमाकेदार ऑफर, जहाँ पर आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपये में। 299 रुपये में आपको 100 प्लस एग्जाम्स के ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी ये तो है ही है, साथ ही साथ अन्य जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उनके भी यहाँ पर मॉक टेस्ट है वो 299 में। सभी मॉक टेस्ट 12,000 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जल्दी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 टोटल टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक क्रैश कोर्स भी है जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उस पर आधारित ये क्यूरेटेड क्रैश कोर्स मात्र 349 में। इसमें भी आप टीटीजी के कूपन कोड से डिस्काउंट ले सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने जो पहला सवाल है, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में ये 3 सवाल जो पूछे गए थे इसमें ये एक सवाल था कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। रिपीटेड सवाल है, दिल्ली पुलिस में आया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं जरूर देख लेना, जैसे कि एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक बार पीडीएफ में भी देख लेना। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और फिर यहाँ पर यदि एस आ जाए इसके पीछे तो इसका मतलब हो जाता है सिक्योर। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर APIPA मतलब ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग हो जाएगा। APR एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। IMAP दिल्ली पुलिस में आया था ये इंटरनेट मेल एसेज प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा जो कि एनटीपीसी में आ चुका है। IP कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर IPP यानी इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। IPSEC इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है। तो ये सभी प्रोटोकॉल ये POP3 बहुत बार एग्जाम आ जाता है। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एसेज प्रोटोकॉल है। PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल हो जाएगा। और फिर और भी यहाँ पर जैसे SMTP है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। और SMNP हो जाएगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ये दोनों ही ग्रुप एनटीपीसी आपकी दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो आज आया है। IP आ जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। UDP यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल है। VoIP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये सभी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म हो जाएगी, आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आपके पूछा गया था TCP IP की फुल फॉर्म जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगी। अगला सवाल, हु इज़ द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर गुलजारी लाल नंदा। ये एकमात्र और भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार रहे हैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक तो रहे थे प्रथम बार जब डेथ हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की, तो 1964 में रहे थे 13 दिन। और सेकेंड टाइम ये रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर 1966 में 13 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी जो टिश्यू हैं वहां तक ले जाने में कौन सा एक है। तो ब्लड कनेक्ट हो जाएगा आपके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक। तो YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। कौन? शशि थरूर। अब देखिए
जितनी भी शशि थरूर की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं ज़रूर देख लेना। द हिंदू वे हो गया, वाई आई एम हिंदू, ये आ जाएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर की पुस्तकें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड एरा ऑफ डार्कनेस है, बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है, तो ये शशि थरूर की बुक्स हो जाएगी। और बाकी द $5 स्माइल है, ये भी शशि थरूर की है। तो जितने भी, ये पैक्स इंडिया भी पूछी जाती है एग्जाम में, रियोट भी। अगला सवाल दिखेगा, 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक है। ये फिर सवाल रिपीट हो गया, एग्जैक्ट सवाल। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भारत में स्थापित प्रथम बैंक जो कलकत्ता में हुई थी। और ये बैंक इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था, और जो कि 1830-32 में इसका बाद में परिसमापन किया गया था। और सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वो है भारतीय स्टेट बैंक है। इसकी स्थापना सबसे पहले जो जून 1806 में हुई थी वो बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। सबसे पहले SBI की बात करें तो बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 1806 में स्थापना हुई। उसके बाद 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, फिर इसका नाम SBI पड़ा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस सिटी को प्रथम रैंक मिला है? तो इस सर्वेक्षण की बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, ये भी रिपीटेड सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। इंदौर करेक्ट हो जाएगा। 2019-20 लगातार चौथी बार ये पर स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इस सर्वेक्षण 2020 में 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, और 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड है। 40 लाख से अधिक आबादी वाली सबसे स्वच्छ मेगा सिटी है अहमदाबाद। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? आर्टिकल 368 करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो यहाँ पर आपको डायलिसिस का पूछा है, हेमोडायलिसिस करेक्ट हो जाएगा। किडनी काम न करे तो जो कृत्रिम विधि रहती है रक्त शोधन की, वो अपहरण या डायलिसिस कहलाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, मछली के शोषण संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा था कौन सा असत्य है। इसमें एक ये था कि मछली का जो हृदय रहता है, हार्ट है, वो 2 चैम्बर का होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिश का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर का होता है। और फिर एक ये था कि गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो जो मछली है वो एक गलफड़े गिल्स हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक और कौन सा चौथा स्टेटमेंट था, और यहाँ पर फिश है जो सिंगल सिस्टम सर्किट रहता है, ब्लड का सिंगल सिस्टमेटिक सर्किट। और बाकी यहाँ पर बात करूँ आने वाले स्टेप के लिए पूछा जा सकता है कि मछली का तो हो गया 2 चैम्बर हृदय, बाकी 4 चैम्बर हृदय किसका होता है? जो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है, पक्षी हैं और मैमल्स अपन जो मानव है, इनका जो हृदय रहता है वो 4 चैम्बर का रहता है। फ्रॉग का कितना रहता है? तो मेढक का जो हृदय है वो 3 चैम्बर का रहता है। और बाकी जो भी मोस्ट रेप्टाइल्स हैं, तो रेप्टाइल्स का हृदय में ये भी 3 चैम्बर का है, 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल। अगला सवाल देखिएगा, भारत के रुपए का सिंबल जो इस प्रकार ये रुपए का सिंबल है, ये कब अपनाया गया था? तो ये सबसे पहले 2010 में अपनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जुलाई 2010 को। और इसमें जो ये आप देख पा रहे हो सिंबल, इसमें प्रतीक देवनागरी रा है और रोमन आर का एक मिश्रण रूप से ये प्रतीक लिया गया है सिंबल। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1993 को हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को, जो कि इसका गठन पेरिस सिद्धांत के अनुरूप हुआ है। और मानवाधिकार दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 दिसंबर को। और पूछा आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, तो ये कहेंगे आप 1993 को किया गया था। प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन कौन सा है? तो इसमें एग्जैक्ट ये पूछा गया था कि चंद्रमा पर प्रथम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो अंतरिक्ष यान है वो कौन सा था? तो सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो आपके लूना 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूछा गया था बाद में कंफर्म किया मैंने। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो नरम लैंडिंग प्राप्त करने के लिए लूना 9 अंतरिक्ष यान पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। 1966 में लूना 9 ने यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वैसे इससे पहले चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग लूना 2 ने की थी, लेकिन सफलतापूर्वक कर ली थी लूना 2 ने। सॉफ्ट लैंडिंग का पूछा तो ये हार्ड लैंडिंग थी, सॉफ्ट का पूछा है तो लूना 9 हो जाएगा। और बात करें कौन सा सबसे पहला अंतरिक्ष यान है जो कि सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है, उतरा था, तो वो हो जाएगा लूना 2 जो कि 1959 में। उसके बाद लूना 9 सॉफ्ट लैंडिंग 1966 में। और यदि सवाल इस टाइप से पूछ ले कि मानव कौन सा स्पेस फ्लाइट है जो कि
चंद्रमा पर सबसे पहले मानव युक्त, तो ये हो जाएगा अपोलो 11 है। ये पहला स्पेस फ्लाइट है जो कि लैंड किया है ह्यूमन के साथ में चंद्रमा पर, और ये कैप कैनेडी से इसको लॉन्च किया गया था 1969 में। और इसमें जो प्रथम व्यक्ति चंद्रमा पर गए थे इसकी सहायता से वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार इसी बजे जो 20:17 टाइम पर उतारा गया था। जो कौन सा चंद्रमा का मिशन था? अपोलो 11 के अंतर्गत। तो अपोलो 11 में तो मानव है वो चंद्रमा पर उतर गए थे, लैंड कर दिया था, लेकिन इससे पहले भी एक मिशन था जिसमें मानव ने चक्कर लगाए थे। तो फर्स्ट क्रू मिशन था जो मून का, वो अपोलो 8 था, और लैंडिंग किया था वो अपोलो 11 हो जाएगा। और सवाल आ जाए फर्स्ट इंडियन मून लैंडिंग मिशन कौन सा? तो ये चंद्रयान फर्स्ट हो जाएगा, अक्टूबर 2008 में हुआ था, जो प्रथम पारी में आपको पूछा गया था। तो इसमें आज सवाल था कि प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग स्पेस फ्लाइट कौन सी है जो चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की थी? तो वो हो जाएगी आपकी अंतरिक्ष यान लूना 9 सॉफ्ट लैंडिंग। बाकी इससे पहले सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी लूना 2 ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल यात्रा जो रेल है वो कब चली थी? यात्री रेल की बात हो रही है, तो ये रिपीट हुआ, सभी को पता होना चाहिए। 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहली यात्री ट्रेन है वो चली थी। नेक्स्ट में देखिए, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बहादुर शाह आलम द्वितीय से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी? तो ये बात हो रही है 1765, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बंगाल की दीवानी है मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी। इसका मतलब क्या हो गया? दीवानी का मतलब है कि कंपनी को जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूला जाता था वो उसका पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है। कंपनी ही अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। जो बंगाल की दीवानी है वो मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी 1765 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं हुई है? तो भारत की 3 फिल्में हैं अब तक ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो लगान, इसमें जो ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे वो 3 मूवी कौन सी है? तो मदर इंडिया है, 1957 में हुई थी। सलाम बॉम्बे है, 1988 में। फिर लगान 2001 में हुई थी। तो ये हो जाएगा आपकी कर्मा, इसका करेक्ट आंसर पूछा कौन सी नहीं हुई है। वैसे हर साल भारत एक मूवी भेजता है, बाद में वो नॉमिनेट करता है या नहीं करता है वो डिपेंड करता है ऑस्कर एकेडमी जो अवार्ड देती हैं उस पर। और बाकी 3 मूवी अब तक नॉमिनेट हो चुकी है। भारत ने अब की बार 2020 में कौन सी मूवी भेजी है? तो जल्लीकट्टू भेजी। इससे पहले भारत ने 2019 में जो सबमिशन था भारत का वो था गली बॉय मूवी का। अगला सवाल देखिएगा, और बाकी आपको पता होना चाहिए ऑस्कर अवार्ड 2020 में दिया गया है 92nd, वो कौन सी मूवी को मिला है? वो पैरासाइट को दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए, ऑस्ट्रेलियाई प्रेरणादायक व्यक्ति जो जन्म से ही हाथ और पैर दोनों से विकलांग था, तो ये हो जाएगा आपकी निक वुजिचिक। तो दोस्तों कभी भी आप हिम्मत हार जाओ किसी भी कार्य करने में, एक बार निक वुजिचिक को जरूर याद कर लेना। जिन भी कैंडिडेट को पता नहीं, इनकी बायोग्राफी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट आप हो जाएंगे। इनके न तो जन्म से ही हाथ और पैर दोनों नहीं थे, अब ये बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। इनका एक परिवार भी है जिनमें इनकी वाइफ और इनके बेटी भी हैं। तो निक वुजिचिक हैं, ये आपके पूछा गया था। ये ऑस्ट्रेलिया के एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रेरणादायक आपके लिए रहेंगे। तो हाथ और पैर दोनों से ये विकलांग थे जन्म से, ये आपको पूछा था इस सवाल में। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो बात हो रही है NRHM की, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। तो ये लॉन्च हुआ है 12 अप्रैल 2005 को। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित है जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। पीयूष ग्रंथि जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। तो ये मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में होती है मस्तिष्क की। अगला सवाल, 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे? 2008 का पूछ लिया, तो जी माधवान नायर थे इसरो के प्रमुख। 2008 में कौन थे? जी माधवान नायर थे। और बाकी यहाँ पर बात करूँ, जितने भी अब तक टोटल 10 इसरो के जो प्रमुख हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, उनके सन पता होना चाहिए, क्योंकि आज पूछ लिया कि 2008 में कौन थे? तो माधवान नायर थे। बाकी सबसे पहले इसरो के जो अध्यक्ष चेयरमैन थे विक्रम साराभाई थे 1963 से 1972 तक। उसके बाद MG के मेनन थे 72 से, ये 72 में ही रहे थे जनवरी से सितंबर। फिर 36 धवन थे इनका नाम 1972 से 1984। UR राव 1984 से 1994। और के कस्तूरी रंजन ये 1994 से 2003 तक रहे हैं। और छठे जो आपको पूछा है माधवन नायर है, ये 2003 से 2009 तक रहे हैं। बात करूं मैं R राधाकृष्णन के जो 7वें रहे हैं वो 2009 से 2014। फिर आपके शैलेश
नायक रहे हैं 15 से, ये 1 जनवरी से 12 जनवरी। उसके बाद AS किरण कुमार हैं, ये 2015 से 2018 तक। वर्तमान में के शिवान 2018 से अब तक बने हुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक इस तरह से और क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो से संबंधित कौन सा ओड वन आउट से दिया गया था, तो के शिवान, कस्तूरी रंजन, APJ अब्दुल कलाम, ये स्टूडेंट ने ऑप्शन बताए हैं। तो ये इस टाइप से ऑप्शन है जहाँ पर रिलेट किया गया है कि उनके अध्यक्ष से ओड वन आउट आपको सेलेक्ट करना था, तो इससे APJ अब्दुल कलाम हो जाए, क्योंकि अब्दुल कलाम है इसरो के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी सभी के सिवान हो गए, कस्तूरी रंजन रहे हैं। और कौन सा ऑप्शन पर इस पर डिपेंड है। बाकी एक स्टूडेंट ये बताया कि ये इस प्रकार था कि कौन अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित नहीं है, जहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस भी ऑप्शन में था, तो वो आपकी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र। ये सवाल एक्चुअल में नहीं आया था, इसको डिलीट कर देना। जो सवाल था वो भूटान का था। ओके, वो लास्ट में मैं बता भी दूंगा, ये सवाल नहीं था, मैं PDF से हटा दूंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है। और 2020 में जो प्रथम रैंक है वो फिनलैंड की रही है, भारत की 144वीं रही है 156 देशों में से। सवाल जो भूटान का आया था, भूटान में GDP के स्थान पर जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो लगाई जाती है। पूछा था कौन से देश में, जो आगे सवाल इंक्लूड किया गया है, ये सवाल नहीं था, बाद में कंफर्म किया। तो किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोच्चि करेक्ट हो जाएगा। क्वीन ऑफ अरेबियन सी है, ये कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था, जो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह था। ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था 1917 में। अगला सवाल देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक को फिज करने के लिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक आप ओपन करते हो झंझनाट की एक आवाज़ आती है ना फिज की, तो उसके लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है, तो फिज के लिए जो एसिड मिलाया जाता है वो कार्बोनिक एसिड आपका ऑप्शन था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं था तो फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, साथ ही साथ गैस इसमें CO2 रहती है। 1857 की क्रांति में श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार कौन सा इन्फेंट्री है, तो जिन भी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। 1857 की क्रांति में एक श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार कौन सा इन्फेंट्री था। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो अमृतसर पंजाब में है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट में देखिए, जुल्लू जनजाति किस देश में पाई जाती है, जुल्लू जनजाति ये साउथ अफ्रीका की जनजाति है, ट्राइब है। यूनिसेफ 2018 का सद्भावना दूत कौन सा, ये सवाल फिर रिपीट हो गया है, इससे पहले पूछा गया था NTPC में। यूनिसेफ का सबसे युवा सद्भावना दूत जो गुडविल एम्बेसडर है वो कौन थी, तो ये थी मिली बॉबी ब्राउन हो जाएगा। आज भी ये पूछ रहे, 2018 में इसको बनाया गया था, 14 वर्ष की आयु में 2018 में ये गुडविल एम्बेसडर बनी है सबसे युवा। अब देखिए ऑप्शन में प्रियंका चोपड़ा भी था, तो आपको पता होना चाहिए प्रियंका चोपड़ा है, ये ग्लोबल यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी थी 2016 में, आपको 2018 का पूछा था। डोमेन नेम ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, तो .gov है, मैं बता चुका हूँ, इससे पहले .com का आया था, इसका मतलब क्या था, जो कमर्शियल का रहता है। तो .gov है, ये गवर्नमेंट है। ORG ऑर्गेनाइजेशन, .in इंडिया नेट नेटवर्क, एडू हो जाएगा एडुकेशन। कौन 4 बार किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो व्लादिमीर पुतिन 4थी बार बने हैं रशिया के राष्ट्रपति। 2018 में 6 वर्ष का एक कार्यकाल रहता है प्रेसिडेंट का रशिया में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी रिपीट हुआ है, सभी को पता होना चाहिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, तो उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अलावा चौथा वेद कौन सा है, तो एक तरीके से ओड वन आउट का ये सवाल होगा, तो चौथा हो जाएगा आपके अर्थवेद हो जाएगा, ऋग, यजुर, साम, अर्थव। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश है, इजी सवाल 193 है। कौन सा देश, ये एक्चुअल में ये सवाल था आपकी जो खुशहाली सूचकांक वाला ऊपर मैंने बताया था, ये इस टाइप से था कि कौन सा देश GDP को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग करने के बजाय, वो आर्थिक विकास सूचकांक में GDP को उपयोग करने के बजाय राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक या फिर सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक GNH का उपयोग करता है, तो ये देश है भूटान। और इस इंडेक्स में जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक में टिकाऊ विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन, इन 4 चरों को मिलाकर, 4 जो पिलर्स हैं इनको मिलाकर ये इंडेक्स बनाया गया है। जो स्पेशली भूटान एक ऐसा देश है, एकमात्र देश है जो GDP की बजाय अपने जो आर्थिक विकास की गणना है वो सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के आधार पर करता है। अगला सवाल, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, इजी हो जाएगा, विकिपीडिया है, वेब ब्राउजर नहीं है, वेबसाइट है ये। विच इज नॉट एन इंसुलेटर, कौन सा यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। विद्युत रोधी मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, जैसे सूखी लकड़ी है, बेकेलाइट है, एबिसेस्ट है, चीनी मिट्टी, कागज, PVC, तो ये सभी आपके विद्युत रोधी हैं।
बेकेलाइट बहुत बार आपके ऑप्शन में आता है, तो वो हो सकता है। यदि ऑप्शन में था कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ नहीं का पूछा वैसे, तो इसमें बेकेलाइट तो होगा ही होगा। बाकी एस्बेस्टस है, ये सभी कुचालक है, विद्युत रोधी पदार्थ हैं। बाकी एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत रोधी है या फिर चालक है, कुचालक है, तो ग्रेफाइट एक चालक हो जाएगा, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मौसम एंड जलवायु की भविष्यवाणी के लिए भारत का प्रथम मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर जो 450 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया, उसका क्या नाम है? जो मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए प्रथम मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, मतलब बहुत ज्यादा तेज स्पीड होगी इसकी, तो प्रत्युष इसका नाम है। ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया था 2018 में। इसका नाम प्रत्युष जो आपको पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो ये सभी स्थल ऑप्शन पर आधारित था, कौन सा नहीं था। बाकी कौन से हैं ये आपको पता होता था, आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते थे। तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उसमें आपकी हड़प्पा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत पे है। मोहनजोदड़ो है, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। बात करूँ मैं यहाँ पर सुतकागंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। सनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में, रंगपुर अहमदाबाद में है। और कोटिदजी ये सिंध पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब, लोथल अहमदाबाद, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात, बनावली हरियाणा, धोलावीरा गुजरात में। ये सभी जो आप देख पा रहे हो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। आपको पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन पर आधारित बता देना। बाकी एक इस टाइप से रीजनिंग में रिलेट करके था कि असम तेजपुर है, ये असम का हो जाएगा कस्बा। तो केरल का जिसमें कोची दिया गया था वो आप करेक्ट कर सकते थे। तो इस प्रकार टोटल आपकी सेकेंड सेट में यहाँ पर 38 है, एक वो 2 बार सवाल आ गया जीडीपी वाला, वो खुशहाल सूचकांक वाला, तो उसको हटा दें तो टोटल 37, और एक शायद उसमें रीजनिंग का भी था, तो 36 जीके के सवाल हो गए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में। बाकी इसके अलावा 3-4 सवाल जो रह गए हैं जीके के, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जिन भी कैंडिडेट को याद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल, और जिन भी कैंडिडेट का आज फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों शिफ्ट में भी एग्जाम था अलग अलग जिन भी कैंडिडेट का, तो वो कमेंट करके जरूर बताना प्रथम शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था उनके कितने अटेम्प्ट हैं, और यहाँ पर जो मैं जीके के सवाल बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये अपन कंटिन्यू करते हैं प्रथम पारी में पूछे गए 16 जनवरी के जीके के क्वेश्चंस। वैसे इसका अलग वीडियो आ चुका है, यदि आपने नहीं देखा देख सकते हो। इसमें अपन ब्रीफली जल्दी से कवर कर देते हैं, और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल सवाल फर्स्ट शिफ्ट के भेजे हैं। तो देखिएगा पहला सवाल, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो जो पहला वीडियो आया था उसमें थोड़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई थी, 1923 में हुआ था जून, क्योंकि 1927 ऑप्शन नहीं था और कहीं कहीं 1927 भी दिया हुआ इसलिए इंक्लूड हो गया। बाकी 1923 में हुआ था, ऑप्शन में था भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 में हुआ था। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। फिर 1957 में आकाशवाणी। बात करूं रेडियो का आविष्कार की तो वो मार्कोनी ने की थी। और अगला सवाल देखिएगा, उत्तराखंड राज्य की कुमाऊं क्षेत्र कौन सा प्रचलित तलवार लोक नृत्य करता है? तो तलवार का प्रदर्शन किया जाता है कौन से लोक नृत्य में? उत्तराखंड के, तो छलिया नृत्य हो जाएगा ये। नेक्स्ट में देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य समझौता हुआ था? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नरम दल गरम दल साथ ही साथ जो समझौता हुआ है वो लखनऊ समझौता के तहत मुस्लिम लीग ऑप्शन था वो आपको करेक्ट करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक लखनऊ समझौता हुआ है। ये कब हुआ था? 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और फिर यहाँ पर 31 दिसंबर को 1916 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा ये समझौता पारित किया गया था। इसमें प्रमुख रूप से नेता मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक थे, और ये डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो प्रथम पारी का। इसमें अपन देख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने भाषण दिया था? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बार बता चुका हूँ। इसके संस्थापक कौन है? बीएचयू के। तो ये 1916 में ये उद्घाटन हुआ था, ये भी आपको याद में रखना है। बीएचयू का 4 फरवरी 1916 को उनको स्पीच दिया था, भाषण दिया था। तो मदन मोहन मालवीय इनकी संस्थापक है, साथ ही साथ एनी बेसेंट भी है। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट में देखिएगा, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है?
तो कोशिकांग पूछा है, जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है लाइसोसोम हो जाएगा। और लाइसोसोम का वैसे प्रमुख कार्य होता है पाचन करना, मुख्य काम पाचन करना है। इसे आत्मघाती सुसाइड बैग भी बोला जाता है, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो किस राज्य में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है जहाँ पर स्पेशली साइबेरियन शार्क्स आते हैं सर्दियों के मौसम में। अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी 24 अक्टूबर को। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और वर्तमान में जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है वो अमीना जे मोहम्मद है। मेंबर्स जो सेकंड शिफ्ट में था 193 है। इससे पहले तो लीग ऑफ नेशंस था, यूएन के स्थान पर यहाँ पर रिप्लेस्ड किया है यूनाइटेड नेशंस ने लीग ऑफ नेशन को। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो ये नारा भारत पाक युद्ध 1965 के वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके साथ जय जो विज्ञान जोड़ा गया है वो जोड़ा है अटल बिहारी वाजपेयी ने। सेकेंड जो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसके दौरान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान का दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत की पहली रंगीन मूवी कौन सी है, तो ये किसान कन्या हो जाएगी प्रथम रंगीन मूवी। इसके निर्देशक थे मोती बी गिडवाणी। बाकी बात करूं मैं भारत की प्रथम साइलेंट फिल्म मूक फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र हैं जो दादा साहेब फाल्के के द्वारा डायरेक्टेड हैं। और प्रथम बोलती फिल्म साउंड वाली हो जाएगी अलामारा, मूक हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 3D फिल्म के भी आपको याद में रखना, माई डियर कुट्टी चतन है ये प्रथम 3D फिल्म भारत की। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में घोषणा कब की गई थी, तो 1911 में 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में। किनके द्वारा, किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। और आधिकारिक तौर पर जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था वो 13 फरवरी 1931 को उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी के तौर पर उद्घाटन किया था। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ग्रामीण उत्थान के लिए जो स्पेशली इसकी शुरुआत हुई थी वो 2014 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है जहाँ पर ग्रामीण के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 गांवों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसको उच्च शिक्षा संस्थानों से कनेक्ट होंगे और फिर वो उच्च शिक्षा संस्थान हैं इन ग्रामीण समुदाय हैं जो ग्रुप हैं इनके आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सके। ये थी उन्नत भारत अभियान जो 2014 में लॉन्च हुआ था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। स्थापना 1945 में हुई थी। सदस्य देश 193 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित अन्य जो एग्जाम में सवाल आते हैं, एक तो पूछे जाते हैं कितने न्यायाधीश हैं और कितने समय के लिए, 15 न्यायाधीश, 9 साल का टेन्योर है। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु 1906 में नोबेल प्राइज, 1897 में उन्होंने खोज की थी। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी तरह है जिस प्रकार कपड़े में चिंगारी है, तो ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग था 1752 में। किस गेटवे या प्रवेश द्वार को विश्व का सबसे ऊंचा द्वार माना जाता है, जिसे अकबर के द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया था, ये बुलंद दरवाजा था। और ये फतेहपुर सीकरी का दरवाजा है जो कि बुलंद दरवाजा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, वो सबसे कम है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे ज्यादा है जनसंख्या घनत्व बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरला। सबसे ज़्यादा ओवरऑल बात करूं, यूटी भी इंक्लूड कर दूं तो दिल्ली का हो जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन में ये दिए गए थे, श्रीलंका हो जाएगा, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। वाटर बाउंड्री बॉर्डर करता है। कौन से करते हैं, तो ये लैंड बॉर्डर हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के द्वारा। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन है वो 1960 में हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बहुत बार पूछा जाता है 2000 में। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 1987, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में। अगला सवाल देखिए, पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो इसमें यूएसबी अनिवार्य नहीं है, बाकी सभी एसेंशियल रहेंगे कंप्यूटर में काम करने के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। पूछ ले व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन है। ये तो भारत में एमएस स्वामीनाथन है। वर्ल्ड वाइड कौन है भाई हरित क्रांति के जनक, तो हो जाएंगे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको नोबेल प्राइज भी दिया हुआ है। एक आपके इस टाइप से आप कह सकते हो ये मैथ का था या फिर कंप्यूटर्स की
इंक्लूड करके पूछा गया था कि आपके पास 1.78 GB का पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB पर सेकेंड है, तो डाटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1.78 GB में कितने MB होंगे, क्योंकि स्पीड तो MB पर सेकेंड में दी गई, तो सबसे पहले इसको MB में कन्वर्ट करना है। तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। सवाल में स्पेशली यदि 1000 MB मेंशन था तो 1 GB में आपको 1000 MB लेना था, और फिर यहाँ पर 1.78 GB में कितने MB हो जाते, 1780 MB हो जाते। अब देखिए आपको पूछा है कि 1 सेकेंड में 2 MB ट्रांसफर होता है, मतलब 1 MB ट्रांसफर होने में आधा सेकेंड लगेगा, और 1780 MB ट्रांसफर होने में फिर इसका मल्टीप्लाई करके आप बट्टा 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है 2016 समर पैरा ओलंपिक में। मेंस जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है देवेंद्र झाझड़िया में। और सवाल बाद में स्टूडेंट ने बताया कि गोला फेंक का पूछा गया था, गोला फेंक में रजत पदक किसने जीता है समर पैरा ओलंपिक 2016 में। तो ये हो जाएगा आपकी दीपा मलिक ने जीता है। वुमेन शॉट पुट में गोला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। और भाला फेंक पूछ ले जेवलिन थ्रो में तो देवेंद्र झाझड़िया। ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही है 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और बाकी यहाँ पर टोटल 4 मेडल जीते हैं भारत ने पैरा ओलंपिक में। एक तो देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड, सेकंड गोल्ड जीता है मरेपंग थंगावेलु ने, ये हाई जंपर में जीता है, तो 2 गोल्ड हो गया, 1 सिल्वर हो गया। और वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में ब्रॉन्ज, यानी 4 मेडल जीते हैं। भारत टोटल 4 मेडल के साथ 43वें रैंक पर था। और फिर बात करूं पैरा ओलंपिक तो हो गया, अब रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो भारत 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिल्वर PV सिंधु, ब्रॉन्ज साक्षी मलिक। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन थे, तो प्रोजेक्टर आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। बाकी ये सभी कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक ट्रैक बॉल वगैरह इनपुट डिवाइस हैं। और ऑप्शन में आई थिंक स्टूडेंट ये भी बता रहे हैं OCR IM ये भी थे आपके OMR वगैरह, तो ये सभी इनपुट में हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता सुरग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ये स्टेटमेंट है डेग हैमरशोल्ड का। किनका, डेग हैमरशोल्ड का। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट PSLV XLC-11 से लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर, स्वेज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया था 1868 में, 17 नवंबर 1868 को। स्वेज नहर किसको कनेक्ट करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। 2011 टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रैली है, ये कहाँ से शुरू होगा, तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रैली है, ये शुरू होने वाला है जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन फुकुशिमा, जो कि 2021 में 25 मार्च को होगा। फुल फॉर्म ऑफ सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगी। बहुत बार पूछा जाता है सोनार में कौन सी वेव का उपयोग होता है, तो प्राध्वनि तरंगे, इंग्लिश में बोले तो अल्ट्रासोनिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उससे सोनार में इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी पिंड से टकरा कर वापस पता चल जाएगा। समुद्र में जो भी जल में पिंड है उनकी दिशा दूरी वेग क्या है। रेडियो की पूछ ले तो रेडियो, रडार की पूछ ले तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक आपकी इकोनॉमिक्स से इस टाइप से पूछा गया था, जिसमें ये सवाल था जो कंज्यूम तो नहीं करते हैं, कौन सा गुड्स वस्तु है जो कंज्यूम नहीं की जाती है लेकिन उपभोग नहीं करते और प्रॉफिट होता है, तो ये कैपिटल गुड्स हो सकती हैं, इसका आंसर। अगला सवाल देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, जो इस बांध में ये भी मेंशन किया गया था कि केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर उसका नाम रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सेकंड सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, तो ये बाणासुर सागर बांध है, जो इनका नाम है वो महाबली के पुत्र बाणासुर के नाम पर रखा गया है। तो सवाल में मेंशन था महाबली के पुत्र के नाम पर उसका नाम रखा गया, तो ये बाणासुर सागर बांध हो जाएगा। और ये केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर रखा गया, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। अगला सवाल देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है, तो बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण है USSR यानी सोवियत संघ है, इनके सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है। ये प्लांट है कहाँ पर, इस्पात संयंत्र, तो ये कारखाना है झारखंड में, बोकारो का कारखाना झारखंड। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, इसका निर्माण भी USSR के सहयोग से 1959 में हुआ है। राउरकेला का निर्माण हुआ है जर्मनी के सहयोग से सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 1955 में। अगला सवाल देखिएगा, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन की एक सीरीज है जो कि 2011-12 रेल बजट में इसकी घोषणा हुई थी, और 2013 में ये स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन श्रृंखला है, इसमें आप देख सकते हो इस प्रकार की ट्रेन है, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी है, ये सभी 4 प्रकार की विवेक एक्सप्रेस श्रृंखला। 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो कोई नहीं था उस समय, सीट वैकेंट थी उप प्रधानमंत्री की। 1979 से लेकर 69 से लेकर 1979 तक
किसी को भी यहाँ पर उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, उस समय वैकेंट थी। और प्रथम उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल थे 47 से 50 तक। उसके बाद फिर वैकेंट था 50 से 67 तक। फिर सेकेंड डिप्टी पीएम बने थे मोरारजी देसाई 67 से 69 तक। और तीसरे चरण सिंह और जगजीवन राम बने थे, ये 1979 से लेकर ये 79 में रहे थे 24 जनवरी से 28 जुलाई। तो आपको पूछा था 77 से 79 तो कोई था नहीं, इनके बाद बने हैं। अभी वर्तमान में या फिर अंतिम है वो LK आडवाणी, वर्तमान में नहीं है, वैकेंट है, ये 2002 से 2004 तक रहे हैं। अगला सवाल, नासा में 1958 में कार्य करने वाले किस जीवित वैज्ञानिक के नाम पर एक उपग्रह का नाम रखा गया? इसका आंसर किसी कैंडिडेट को पता है तो जरूर बताना। नेक्स्ट देखिए, स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है? तो स्प्रेडशीट है MS एक्सेल में होता है प्रयोग। विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिविटी है, ये किस में रहती है? तो नॉन मेटल हो जाएगी, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये मेटल से ज़्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि आपको पता होना सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो फोन याद होगा, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ई-वे बिल किससे संबंधित है? तो ई-वे बिल है एक तरीके से टैक्स लगता है जो भी गुड्स वस्तुएं हैं उनके हस्तांतरण में, मतलब जो भी वस्तुएं 50,000 रुपये से अधिक के समान है वो सड़क, रेल, एयर, जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, तो उसमें जो टैक्स लागू होता है वो ई-वे बिल हो जाएगा। एक ये सवाल था कि 80% जर्मनी में स्टील प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? तो जर्मनी में लौह और इस्पात उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है रनीस वेस्टफैलिया। कौन सा? रनीस वेस्टफैलिया में जर्मनी में उत्पादित इस्पात है, इसका 80% है, ये यहाँ पर होता है रनीस वेस्टफैलिया में। तो ये काफ़ी टफ सवाल पूछा गया था। किसी बंद हॉल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? तो अनुरणन हो जाएगा। ये तब उत्पन्न होती है जब ध्वनि अनेक बार परावर्तित होकर जुड़ती चली जाती है, तो अनुरणन की यहाँ पर परिभाषा आपको दी गई थी। तो ये टोटल 40 सवाल हो गए जीके के प्रथम सेट के, और सेकंड सेट के अपन ने देख लिए हैं 36 प्लस सवाल। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।